बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से जब भी पूछा जाता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, तो वो बताते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और इंडस्ट्रीज समुद्र के किनारे बसे राज्यों में ही सेटअप करती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एक ऐसे स्टेट हैं जो कि समुद्र के किनारे पे नहीं बसे हुए हैं, लेकिन आज वहाँ पे इंडस्ट्रीज की संख्या ये है, लेकिन यही संख्या बिहार में ज़ीरो है। और इसीलिए ये कहना कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, बस इसी वजह से बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, गलत होगा। बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने के पीछे कई कारण हैं और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है। जिसका पहला रीज़न है बिहार में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि कंपनीज के लिए बिहार में लैंड एक्वायर करना सबसे बड़ा चैलेंज है, चाहे वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट से लेना हो या फिर जमींदार से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, क्योंकि बिहार का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इवन बिहार का 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और इसी वजह से बिहार का जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिहार में जो मेजॉरिटी में लैंड ओनर्स हैं वो ज़मीन के बहुत छोटे छोटे हिस्से के ओनर्स हैं। और मान लीजिए किसी कंपनी को 30 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए सेटअप करने के लिए, तो कंपनी और सरकार को 30 अलग अलग लोगों से बात करना होगा। और ज़रूरी तो नहीं है कि सभी ज़मीन के ओनर्स एग्री कर जाएं अपना ज़मीन बेचने के लिए, क्योंकि ये जो छोटे लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं इनका पूरा जीवन उस ज़मीन पे ही डिपेंडेंट होता है और उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर वो अपना ज़मीन बेच देंगे तो कल रहेंगे कहाँ और काम क्या करेंगे। और इसीलिए कंपनीज के लिए बिहार में लैंड एक्वायर करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और अब अगले रीज़न के बारे में बात करें तो कुछ रिसर्चर बताते हैं कि अगर आप एक जगह पे कुछ स्किल्ड लोगों को इकट्ठा कर देते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमी बनती है जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती है। इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंगलोर ही इंडिया का आज आईटी हब क्यों बना, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि बेंगलोर इंडिया का आईटी हब इसलिए बना होगा क्योंकि वहाँ पे ज़मीन और लेबर सस्ते मिलते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बेंगलोर से भी ज़्यादा सस्ते ज़मीन और लेबर्स तो बिहार में मिलते हैं। एक्चुअली आज बेंगलोर इंडिया का आईटी हब इसलिए बना क्योंकि कंपनीज के लिए स्किल्ड एम्प्लॉय बेंगलोर में ढूंढना आसान था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेंगलोर में कई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट जैसे इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस्टेब्लिश थे, जिस वजह से स्किल्ड टैलेंट बेंगलोर आता गया और आज बेंगलोर इंडिया का आईटी हब बन गया। जैसे अगर गुड़गांव हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे बस बंजर ज़मीनों के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन हरियाणा सरकार ने कंपनीज को सब्सिडी दिया जिससे कंपनीज आई और गुड़गांव में सेटअप की। जैसे लगभग 40 साल पहले हरियाणा सरकार ने मारुति को इनवाइट किया कि वो गुड़गांव में आके सेटअप करें, और जैसे ही मारुति की एंट्री गुड़गांव में हुई वैसे ही वहाँ पे लेबर्स भी आने लगे, और जैसे ही लेबर्स की संख्या हरियाणा में बढ़ने लगी वैसे ही और कंपनीज हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, क्योंकि कंपनीज के लिए वहाँ पे लेबर्स ढूंढना आसान हो गया। और इसी वजह से आज गुड़गांव एक बहुत बड़ा हब बन गया। लेकिन इस तरह की चीज़ें बिहार में सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि प्राइवेट सेक्टर में बिहार सरकार का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 30 सालों में कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेनली जो फूड आइटम्स को प्रोसेस करती थी वो बिहार में बंद हुई है। जैसे गांव कनेक्शन के एक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 1960s में बिहार पूरे देश का 40% शुगर प्रोड्यूस करता था, लेकिन आज यही आंकड़ा 2% पे आ गया है। और 1990s में बिहार में लगभग 2000 से ज़्यादा राइस मिल्स और 15 शुगर मिल्स भी बंद हुई हैं। और इनके बंद होने का कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि कुछ पे सरकार ने अपना कंट्रोल जमा लिया जिस वजह से उनका मैनेजमेंट ही कोलैप्स कर गया, और कुछ को बंद होना पड़ा एक्सटॉर्शन के वजह से, जिसे हिंदी में वसूली कहते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टर्स का मानना है कि पहले बिहार सरकार को अपना रेपुटेशन अच्छा करना चाहिए। और दूसरा रीज़न है बिहार सरकार का पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। जैसे कई बार बिहार सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जिससे इन्वेस्टर्स बिहार में अट्रैक्ट हो, लेकिन ये पॉलिसीज़ कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई। जैसे 2006 में बिहार सरकार ने एक पॉलिसी बनाया जिसके तहत उन्होंने फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को इनवाइट किया बिहार में सेटअप करने के लिए, लेकिन जब कई बिजनेस ओनर्स ने ऑपरेशन सेटअप किया तो उन्हें वो सब्सिडीज मिली ही नहीं जो उनसे प्रॉमिस की गई थी। और इसीलिए कई बिजनेस ओनर्स का मानना है कि उन्हें बिहार में प्रॉमिस की गई सब्सिडीज तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो कोर्ट नहीं जाते हैं।
और ये तो हम सब जानते हैं कि इंडियन कोर्ट्स में जाके सरकार के खिलाफ लड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इवन और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो बिजनेस ओनर्स बताते हैं कि उन्हें कैसे बिहार में छोटे छोटे परमिशंस के लिए सफ़र करना पड़ता है। और तीसरा रीज़न है बिहार में डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद से बिहार हमेशा से एक गरीब स्टेट रहा है और ये गरीबी कास्ट से लिंक थी। जैसे साउथ में लोअर कास्ट ग्रुप्स अपने हक के लिए लड़ रहे थे और महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर का मूवमेंट बढ़ रहा था, लेकिन 1980s तक बिहार में कोई भी कास्ट बेस्ड लीडर उभरे ही नहीं थे। और ये सब कुछ बदला इन दो लीडर्स की एंट्री से। ये दो ओबीसी लीडर जो बिहार की पॉलिटिक्स को डिसरप्ट कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स इन दोनों लीडर्स की एंट्री तक अपर कास्ट से डोमिनेटेड था। और लालू यादव पहले इंसान थे जिन्होंने इस पॉलिटिक्स को डिसरप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और लालू यादव अपने इस पॉलिटिक्स के स्टाइल को पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस बताते थे, जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि वो उन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे जो कम्युनिटीज़ उस वक्त तक अपर कास्ट से डोमिनेटेड थे। और जिस वजह से हुआ ये कि सोशल डेवलपमेंट का मुद्दा आगे आ गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत दूर चला गया। और इस सोशल डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को आप इन स्लोगन से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। विकास नहीं, सम्मान चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सम्मान का मांग करना गलत है, लेकिन इस सोशल डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स से तीन चीज़ें हुई। पहला ये कि राज्य में सोशल डेवलपमेंट प्रायोरिटी बन गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जगह पे। और दूसरा कि राज्य से अपर कास्ट माइग्रेट करने लगे थे जिनके पास जमीन और बहुत सारा पैसा था। और तीसरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि बिहार की सरकार कमज़ोर होने लगी थी। जैसे लालू यादव ने एक डिसीजन लिया कि वो ब्यूरोक्रेट्स को हायर ही नहीं करेंगे अपनी सरकार में, क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही क्वालिफाइड थे इन जॉब्स के लिए। जिसका मतलब था कि आप बराबरी हासिल करने के लिए लोगों को ही हायर नहीं करेंगे अपनी सरकार में। और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप एक चीफ मिनिस्टर हैं तो आप लोगों को हायर करें अपनी सरकार में और उन्हें ऑर्डर दें सोशल इनइक्वालिटी के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जैसे दो रिसर्चर ने 2011 के पेपर में बताया कि बिहार में ओबीसीज और दलित ग्रुप्स के बीच इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि अगर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर भी दिया जाता तो शायद ये गरीबी दूर नहीं होती। और लगता है शायद इसी वजह से लालू यादव ने ये डिसीजन लिया कि पहले वो रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उस वक्त तक बिहार में थे। और लालू यादव के इस प्लान से कई लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे जब बिहार की दलित महिलाओं से डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया तो वो बताती हैं कि विकास हुआ है, बदलाव भी आया है, अब हम जमींदारों की आंखों में आंख डाल के बिल्कुल बराबरी से बात करते हैं।